कुमार सिंह का, शुक्रिया हम करेंगे अजय जांडियाल का जो विस्तार से हमें जानकारी दे रहे थे। आगे बढ़ते हैं और बात करते हैं भारत जोड़ो यात्रा के साथी और सवालों की। तो आइए अब बात करते हैं राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा की। जी हां, दिल्ली में यात्रा पहुंचने के बाद राहुल गांधी ने 9 दिनों का ब्रेक लिया। नए साल में 3 जनवरी से फिर यात्रा की शुरुआत होगी। उत्तर प्रदेश के गाजियाबाद के लोनी से सियासत के लिहाज से उत्तर प्रदेश सबसे बड़ा राज्य है, लेकिन इस राज्य में राहुल की यात्रा सिर्फ 4 दिनों तक होगी और 3 जिलों में ही रहेगी। अब ऐसा क्यों है? क्या सोचकर राहुल गांधी ने यह प्लान तैयार किया है, ये राहुल जाने। लेकिन बड़ा सवाल यह है कि सबसे बड़े सियासी प्रदेश में राहुल को कोई साथी आखिर क्यों नहीं मिल पा रहा है। हालांकि यात्रा की जब जम्मू कश्मीर में समाप्ति होगी तो वहां महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का साथ राहुल गांधी को जरूर मिलेगा। राहुल गांधी की अब तक जो यात्रा हुई है उससे राहुल गांधी की छवि बदली है, लेकिन जब यात्रा खत्म होगी कश्मीर में तो राहुल गांधी को साथ मिलेगा किसका? महबूबा मुफ्ती और फारूक अब्दुल्ला का, जो धारा 370 के समर्थन में है और 370 हटने के बाद खुलकर केंद्र सरकार के खिलाफ खड़े हुए, जबकि 370 हटने पर देश भर में खुशी थी। ऐसे में इन लोगों के यात्रा में जुड़ने से राहुल को नुकसान हो सकता है। खैर, अब आगे बढ़ते हैं। जब भारत जोड़ो यात्रा में शामिल होने को लेकर अखिलेश यादव से सवाल पूछा गया तो उन्होंने क्या कहा, वो सुनिए। हम तुम्हारे सामने खड़े के न्योता हो तो बता दो, अगर तुम्हारी जेब में हो इन्विटेशन तो बता दो। आप उनसे भारत जोड़ो यात्रा की। अरे भाई, मैं क्या कह रहा हूँ, आरक्षण बड़ा सवाल है। अरे भारत जोड़ो अपनी जगह है आंदोलन, हम उनके आह्वान से भावनात्मक हमारा जुड़ाव है। लेकिन हमें कोई इन्विटेशन नहीं मिला है। अगर आपकी जेब में इन्विटेशन हो तो हमें दिखा दो। चलिए, न्योता नहीं मिला है, अखिलेश यादव को न्योता नहीं मिला है। देखते हैं कि वो न्योता देते हैं या नहीं देते हैं। लेकिन इन सब के बीच कांग्रेस के वरिष्ठ नेता मणिशंकर अय्यर ने एक बार फिर से ऐसा बयान दे दिया है जिससे बीजेपी तिलमिला रही है। उन्होंने भारत जोड़ो यात्रा पर बोलते हुए कहा कि भारत टूटा हुआ है, इसलिए जोड़ने की जरूरत है। मणिशंकर अय्यर ने क्या कहा, वो बयान एक बार आप भी सुन लीजिए। भारत जोड़ो यात्रा कह रहे हैं, विपक्ष कह रहा है कहां टूटा है भारत, क्यों जोड़ने की जरूरत पड़ रही है? मैं देख रहा हूं, आप नहीं देख रहे हैं क्या? धर्म के आधार पर, भाषा के आधार पर, जाति के आधार पर, संस्कृति के आधार पर भारत को टुकड़े टुकड़े बनाने वाले ये संघ परिवार के लोग हैं और उनका जो बुरा काम है उसके खिलाफ ये यात्रा चलाई जा रही है। भारत को जोड़ने की आवश्यकता है। हम तो महसूस करते हैं कि टूटा हुआ है भारत, बहुत उसको टूटने का प्रयास हो रहा है और इसके खिलाफ हम सबको लड़ना है। आपको भी लड़ना है, हमें भी लड़ना है। अब जब भारत जोड़ो यात्रा को लेकर इस तरह के बयान आ रहे हैं तो एक और जरूरी खबर है भारत जोड़ो यात्रा को लेकर, वो भी आपको बताना बेहद जरूरी हम समझते हैं। दिल्ली में भारत जोड़ो यात्रा के दौरान राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक हुई थी, जिसको लेकर कांग्रेस ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिखी। इस पूरे मामले पर कांग्रेस के नेता पवन खेड़ा ने क्या कहा, वो सुन लीजिए। एक के बाद एक लगातार उदाहरण ऐसे दिए हैं केंद्र सरकार ने जिससे मन में ये संशय होता है कि सरकार षड्यंत्र रच रही है भारत जोड़ो यात्रा को रोकने का, उसको बदनाम करने का। फरीदाबाद का उदाहरण दिया उस पत्र में, जहां आईबी के लोग हमारे कंटेनर्स में घुस गए चुपचाप गैर कानूनी तरीके से, जब रंगे हाथों पकड़े गए तो भाग गए। उनके खिलाफ एफआईआर भी कराई गई है, लेकिन अभी तक कोई कार्रवाई सोना पुलिस स्टेशन से नहीं होती हुई दिख रही है। तो हम आने वाले दिनों में पंजाब और जम्मू कश्मीर जा रहे हैं, बॉर्डर स्टेट्स हैं। एक एक भारत यात्री की सुरक्षा महत्वपूर्ण है, उसकी तरफ हमने गृह मंत्री का ध्यान आकर्षित किया है। और यह भी साथ में मैंने कहा कि भारत जोड़ो यात्रा एक यज्ञ के समान है और यज्ञ में जो बार बार खलल डालता है वो दानव कहलाता है। तो राहुल गांधी की सुरक्षा में चूक और गृह मंत्रालय की जो चिट्ठी है उस पर हमारे संवाददाता अजीत श्रीवास्तव की यह रिपोर्ट देखिए। कांग्रेस के जनरल सेक्रेटरी केसी वेणुगोपाल ने
अमित शाह को पत्र लिखकर राहुल गांधी पे सुरक्षा को लेकर चिंता जताई और जेट प्लस सिक्योरिटी की मांग कर दी। उनका कहना है कि कहीं न कहीं राहुल गांधी की जो भारत जोड़ो यात्रा है उससे उनके जान माल को खतरा है, इसलिए जल्द से जल्द पुलिस उनको मुहैया कराई जाए। जैसे तमाम तरह से जो भीड़ इकट्ठा होती है, कहीं ऐसा तो न हो जाए जिस हाथ से 2 प्रधानमंत्री पहले ही कांग्रेस ने खोए थे, वैसा ही कोई यहाँ पर राहुल गांधी के साथ बड़ा हादसा न हो जाए, इसलिए चिंता जाहिर करते हुए उन्होंने जेट प्लस सिक्योरिटी की मांग की। अब देखना दिलचस्प होगा कि क्या अमित शाह के पास जो दरखास्त गई है, क्या उस पर कुछ कार्रवाई होती है या फिर जो आम तरह से तमाम तरह से कांग्रेस सवाल पुलिस पे खड़ा कर रही है वो केवल बस दिखावा मात्र है। कैमरामैन अजय के साथ अजीत श्रीवास्तव, इंडिया न्यूज। और इस खबर के बाद हम बात करते हैं एक और बड़ी खबर की, जिस पर कि कल हमने ठीक इसी समय आधा घंटे विस्तार से चर्चा की थी। और उस खबर का असर यह है कि उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग बनाया जाएगा। हाईकोर्ट के फैसले के बाद सरकार ने इसका गठन किया है। मुख्यमंत्री योगी ने ओबीसी आयोग का गठन किया है। ओबीसी आयोग में होंगे 5 सदस्य जो सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंपेंगे। ओबीसी आरक्षण के साथ ही निकाय चुनाव कराने की सरकार की योजना है। लेकिन आपको याद होगा कि इलाहाबाद हाईकोर्ट की लखनऊ बेंच ने जो फैसला सुनाया था, खासकर नगरीय निकाय चुनाव को लेकर, म्युनिसिपल चुनाव को लेकर, उसमें साफ तौर पर जो आरक्षण का रोस्टर तैयार किया था, सरकार ने उस रोस्टर को नहीं माना था और जो आरक्षण की सीटें बताई थी वो उस पर सामान्य टिकट देने की बात की गई थी, सामान्य लोगों को खड़ा करने की बात की थी, क्योंकि कोर्ट ने अपने फैसले में स्पष्ट तौर पर यह कहा था कि ट्रिपल टी का फॉर्मूला आपने इस्तेमाल नहीं किया है आपने, क्योंकि जो ओबीसी आयोग होता है उस ओबीसी आयोग अध्ययन करता है, वो शैक्षणिक और आर्थिक आधार पर अध्ययन करता है, वो आबादी के हिसाब से अध्ययन करता है, उसके बाद अपनी रिपोर्ट देता है और उस रिपोर्ट के आधार पर ओबीसी आरक्षण लागू किया जाता है। लेकिन सरकार ने ऐसा नहीं किया था और सरकार ने बिना ओबीसी आयोग के रिपोर्ट के वो आरक्षण लागू किया था जिसे कोर्ट ने खारिज कर दिया था। लेकिन अब सरकार ने इसकी घोषणा कर दी है। उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को नगरीय निकाय चुनाव से पहले ओबीसी आयोग का गठन इसलिए करना पड़ा क्योंकि योगी सरकार चाहती थी कि नगरीय निकाय चुनाव ओबीसी के साथ ही कराया जाए, उनकी आरक्षित सीटों के साथ ही कराया जाए। जैसा कि हमने आपको पहले भी बताया है कि इलाहाबाद हाईकोर्ट का जो फैसला था, उस फैसले में बिना ओबीसी आरक्षण के निकाय चुनाव कराने का फैसला लिया गया था। उसके बाद तमाम विपक्षी दलों के बयान आना शुरू हो गए और विपक्षी दलों ने साफ तौर पर यही कहा कि यह पिछड़ों के साथ अन्याय होगा। अगर सरकार चाहती तो पूरी तैयारी के साथ ये काम कर सकती थी, लेकिन सरकार को पता होने के बावजूद भी सरकार ने ऐसा नहीं किया है। लेकिन उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने अब इस पर फैसला ले लिया है। बहुत जल्द इस आयोग का गठन करने की बात है। इसमें सदस्यों की भी नियुक्ति होगी और नियुक्ति होने के बाद जल्द से जल्द ये रिपोर्ट कोर्ट को सौंपी जाएगी। अब देखना होगा कि हाईकोर्ट का जो फैसला है उस फैसले के खिलाफ सरकार सुप्रीम कोर्ट जाती है या नहीं जाती। लेकिन हाईकोर्ट के फैसले का मतलब क्या था, इसको आप समझ लीजिए। कल भी हमने आपको विस्तार से समझाया था। इसका मतलब यही है कि सरकार का जो ओबीसी आरक्षण है, वो जो नोटिफिकेशन है, वो नोटिफिकेशन रद्द कर दिया कोर्ट ने। राज्य में किसी भी तरह का ओबीसी आरक्षण सरकार ने नहीं माना है। ओबीसी के लिए आरक्षित सीटें सामान्य मानी जाएंगी, यानी कि सामान्य उम्मीदवारों को खड़ा किया जाएगा। हालांकि राजनीतिक पार्टी चाहे तो वहां पर ओबीसी उम्मीदवार भी खड़े कर सकती है। एससी एसटी की जो सीटें आरक्षित, उनमें कोई बदलाव नहीं होगा। जबकि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ चाहते थे कि ओबीसी आरक्षण के लिए आरक्षित सीटों के साथ ही निकाय चुनाव हो। हाईकोर्ट से ओबीसी आरक्षण के बिना चुनाव कराने के आदेश के बाद विपक्षी दल कांग्रेस, एसपी, बीएसपी, जैसा मैं जिसका जिक्र कर रहा था कि वो हमलावर थे, जबकि उनके शासनकाल में भी पिछड़ा वर्ग के रैपिड रैंडमली सर्वे के आधार पर ही निकाय चुनाव संपन्न होते आए हैं। लेकिन योगी सरकार ने विपक्षी दलों को खामोश करते हुए ओबीसी आयोग का गठन कर दिया है। एक बार फिर से ओबीसी आरक्षित सीटों के साथ निकाय चुनाव का रास्ता साफ हो जाएगा, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट के निर्देश के मुताबिक ओबीसी आरक्षण के लिए ट्रिपल टेस्ट फार्मूला का पालन अनिवार्य है, वो करना ही होगा।
गठित ओबीसी आयोग इस फार्मूले के तहत ओबीसी आरक्षण तय करेगा, लेकिन उसके पहले इंतजार इस बात को लेकर करना होगा कि जो हाईकोर्ट का फैसला आया है, सरकार उस फैसले पर रोक लगाने के लिए सुप्रीम कोर्ट जाती है या फिर नहीं। तो बड़ी खबर उत्तर प्रदेश को लेकर। उत्तर प्रदेश में ओबीसी आयोग का गठन की घोषणा सरकार ने कर दी है। 5 सदस्यीय आयोग ये बनाया जाएगा और बनाया इसलिए भी जाएगा क्योंकि वहां पर सरकार नगरीय निकाय चुनाव कराना चाहती है। सरकार ने नगरीय निकाय चुनाव के लिए हालांकि रैंडमली ये सर्वे किया था, घर घर जाकर सर्वे किया था। सरकार ने ये बात भी रखी थी कोर्ट के सामने, जिसे कोर्ट ने अमान्य कर दिया और कोर्ट ने साफ तौर पर कहा कि जो TTT सर्वे है वो कराना जरूर है। वो तभी हो सकता है जब आप ओबीसी आयोग का गठन करें और ओबीसी आयोग इस सर्वे को करे जो कि शैक्षणिक आधार पर है, जो कि आर्थिक आधार पर हो और आबादी के आधार पर भी हो। और जब वो सर्वे होगा, उसकी रिपोर्ट कोर्ट में पहुंचेगी, उसके बाद फिर कोर्ट इस पर अपना निर्णय सुनाएगा।